नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। आज एक बार फिर नेपाल और उत्तर भारत में आए भूकंप ने नेपाल में 17 दिन पहले आए महाभूकंप का खौफ जगा दिया। नेपाल में दोपहर 12:35 पर भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया। इसके बाद लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर भूकंप के 8 झटके नेपाल को थर्राते रहे। 12:30 बजे जैसे ही 7.4 तीव्रता के झटकों से नेपाल हिला, लोगों में अफरा तफरी मच गई। जिसे देखो वही जान बचाने के लिए घरों से निकलकर सड़कों पर भागता दिखा। फिर एक के बाद एक आते रहे झटकों से लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें। नेपाल में 25 अप्रैल के बाद लगातार आफ्टर शॉक्स आ रहे थे। अब फिर से बड़ा भूकंप आया है, लिहाजा कोई समझ नहीं पा रहा है कि नेपाल में ये हो क्या रहा है। क्या ये नेपाल का भूकंप काल है? घड़ी में करीब 12:30 बज रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग घरों में या दफ्तरों में बैठे थे। ठीक 5 मिनट बाद अचानक हिलने लगी धरती। कांप उठा पूरा उत्तर भारत। घरों से बाहर निकलकर भागने लगे लोग। चेहरों पर साफ तौर पर देखा जा सकता था खौफ। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मच गया कोहरा। हमारा जो स्वागतम वाला बोर्ड है, वेलकम वाला, वो भी काफी तेज हिल रहा था। थोड़ा सा कंपन सा महसूस हुआ, तो ऐसे लगा कि जैसे भूकंप आ रहा है। हमारे यहाँ साईं बाबा की मूर्ति है, वो पूरी हिल रही थी, तो हम देख सकते हैं। चेयर पे बैठे थे, एक लड़का है बाकी क्लास में से कि भूकंप आ रहा है। हम सोचा मजाक कर रहे हैं, देखा तो सच में आ रहा था। लेकिन भूकंप का केंद्र भारत में नहीं था। पिछली तबाही के 17 दिन बाद एक बार फिर भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। जब भूकंप आया तब नेपाल के संसद में चल रहा था भाषण। जब धरती हिलने लगी तो संसद के अंदर भी मच गई भगदड़। नेपाल में घरों और होटलों से लोग बाहर निकल आए। काठमांडू एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी मच गई। I think it's a really big hit of earthquake because the gate has also slanted and every pole are moving like that they will fall again. देश की राजधानी दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर, नेपाल की राजधानी काठमांडू से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर आया भूकंप। भूकंप का केंद्र था नेपाल का कोटरा, जहां जमीन से 15 किलोमीटर नीचे आया था भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 7.4। निश्चित रूप से आफ्टर शॉक्स चलते रहेंगे, न केवल आज बल्कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में ये आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे, क्योंकि ये भी बड़ा भूकंप है। आफ्टर शॉक रहेंगे। नेपाल में करीब 12:30 बजे आए पहले भूकंप के बाद शाम 5 बजे तक एक के बाद एक 6 भूकंप आ चुके थे, जिससे वहां डर का माहौल बना हुआ है। नेपाल में 17 दिन पहले 25 अप्रैल को भी महाभूकंप आया था। उस भूकंप से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल के सेनाध्यक्ष ने मौत का आंकड़ा 15,000 के आसपास होने की आशंका जताई। अभी उस भूकंप से नेपाल उबरा भी नहीं है, लेकिन तब से सैकड़ों भूकंप आ चुके हैं। मगर 17 दिन बाद एक बार फिर भूकंप आने से लोगों में डर बैठ गया है कि नेपाल में ये क्या हो रहा है। धरती के नीचे आखिर क्या हो रहा है। नेपाल का भूकंप काल 17 दिन बाद फिर हाहाकार। और आइए अब आपको बता दें कि नेपाल में अभी तक कितनी तबाही हो चुकी है। नेपाल में भूकंप से अब तक 42 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। करीब 1200 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। सबसे ज्यादा मौत की पुष्टि डोलखा में हुई है, जहां 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। सिंधुपाल चौक में 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। राजधानी काठमांडू में 4, रामेछप में 3, सिंधुली में 2, ललितपुर में 1, सुनसारी में 1, रोटाहट में 1, सरलाई में 1 और धनुषा में
एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये अभी शुरुआती आंकड़े ही हैं। माना जा रहा है कि तबाही की पूरी तस्वीर आने पर आंकड़े बढ़ सकते हैं। नेपाल में 3.5 घंटे में आज एक के बाद एक 8 भूकंप आए हैं। ये भूकंप कहां आए, क्या थी इनकी तीव्रता, इस बारे में आपको बता रहे हैं मेरे सहयोगी आकाश सोनी। भारत में करोड़ों लोगों ने आज भूकंप को महसूस किया, लेकिन देखिए कि सिर्फ भारत में नहीं, ये कई जगहों पर महसूस किया गया है। शुरुआत करते हैं नेपाल से, जहां अब तक का सबसे बड़ा आफ्टर शॉक महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पे नेपाल के कोडारी में इसका एपिसेंटर था, लेकिन रिक्टर स्केल पे 7.3 मापा गया और सतह से 15 किलोमीटर नीचे है ये। साथ ही साथ ये देखिए, नेपाल से बहुत दूर इंडोनेशिया में सिंदग सारी नाम की जगह, जहां 5.1 की तीव्रता का भूकंप आया, सतह के 15 किलोमीटर नीचे था। और यहां से बहुत दूर फिर आइए अफगानिस्तान, जहां एक अलग भूकंप आया, यांगी कला नाम की जगह है, तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी, 4.7, सतह से 10 किलोमीटर नीचे। और ये प्लेट अलग है, अफगानिस्तान वाली प्लेट अरब प्लेट है। वापस आइए, यूरेशिया प्लेट जो भारत के ऊपर खासतौर पे बिहार वाले इलाके से आगे बढ़ती है, नेपाल के रमेचप में वहां एक और आफ्टर शॉक महसूस किया गया, रिक्टर स्केल पे 6.3। 6 से नीचे अगर रहता है तो नुकसान ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 6 से ऊपर नुकसान होने लगता है, और सतह से सिर्फ 15 किलोमीटर नीचे। यह भी महत्वपूर्ण है, सारे भूकंप जो है सतह से 15 किलोमीटर के आसपास पर हो रहे हैं। और इसी तरह नेपाल से लगा हुआ इलाका है चीन का, झाउबुद नाम का, वहां तीव्रता 5.4 मापी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इससे निकल कर आती है वो ये कि जो यूरेशिया प्लेट है वहां हलचल हो रही है, वहां टेंशन अभी भी बहुत ज्यादा है। और जो प्रेशर बिल्ड हुआ था 25 अप्रैल को, जिसमें नेपाल के अंदर 8,000 लोग आधिकारिक तौर पर मारे गए थे, लेकिन गैर आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक के मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी, तब से अभी तक यहां प्रेशर रिलीज नहीं हुआ है और ये टेंशन यूरेशिया प्लेट में है, इसीलिए और भूकंप आ सकते हैं। नेपाल के कोडारी में एक और आफ्टर शॉक महसूस किया गया, तीव्रता 5.6 रिक्टर स्केल पे और सतह से सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे। जितना सतह करीब होता है उतना नुकसान ज्यादा करता है। इंडोनेशिया के सोमलाकी में एक और भूकंप आया, तीव्रता 5.4 मापी गई, सतह से ये काफी नीचे था, 154 किलोमीटर नीचे ये वाला भूकंप था। यानी एशिया के कई देश हिल गए हैं भूकंपों से। भारत, बांग्लादेश, चीन के सीमावर्ती इलाके, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और इंडोनेशिया तक हिल गए हैं। यहां ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि यूरेशिया प्लेट में टेंशन है अभी भी, और कुछ और हफ्तों तक आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आते हैं तो आप घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है, खुले इलाके में जाकर खड़ा हो जाना है, पैनिक नहीं करना है, पावर लाइन से दूर रहिए, बिल्डिंग से दूर रहिए और बड़े पेड़ों से दूर रहिए। अपडेट्स हम आपको IBN 7 पर आगे भी देते रहेंगे। और अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं नेपाल के परिवहन मंत्रालय के प्रवक्ता विमलेंद्र निधि। विमलेंद्र जी, बहुत दुख की बात है जिस तरह से लगातार और आज तो 8 भूकंप आए हैं। नेपाल अपने पिछले भूकंप, महाभूकंप के सदमे से उबर भी नहीं पाया होगा और एक ये झटका। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अभी हम 25 तारीख से जो इतना बड़ा झटका लगा था, उससे कि उसको उस झटका से उबरने की पूरी तैयारी हम लोग सबको, सरकार और जनता मिलकर कर ही रहे थे। उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भी साथ थे, लेकिन फिर ये लग रहा था कि अब कम हो गया है और सब अपने अपने घर में लोग नॉर्मल लाइफ बिता रहे थे। अचानक दिन में आज नेपाली समय के अनुसार 12:50 पर काफी जोर का धक्का आया और हमारा जो नेपाल सरकार का जो ये भूकंप मापन केंद्र है, उनके अधिकारियों ने बताया कि ये 6.8 रिक्टर का वो धक्का था। उसके बाद लगातार करीब 7 धक्का आया यहाँ, 6.8 से लेकर के और दोबारा आया 5.8। वो खास करके ये लगभग 7 धक्का आता रहा। अभी भी सारे के सारे लोग घर से बाहर निकले हुए हैं और अब तक जो हमारे जानकारी मिली है उसमें करीब 38 लोगों की जान जानने की अब तक संकलन हुआ है समाचार, और करीब 12 से 61 लोग घायल हुए हैं। और इस तरह से आज के शाम तक का ये अभी तक इंफॉर्मेशन है। लेकिन ऐसा है करीब 26 हमारे यहाँ नेपाल में है, करीब आपको 26 जिला, कुल मिला के 75 जिला है। 75 जिला में 26 जिला आज के झटके से प्रभावित हुआ है। और ये दोलखा और सिंधुपाल्चोक जो जिला है, काठमांडू से पूरब में पड़ता है, नजदीकी पड़ता है,
वहां पर आज का ईपी सेंटर केंद्र माना गया है। अधिकारियों ने जो बताया, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ये भूकंप मापन केंद्र के लोगों ने हमसे कहा है। जी। उस समय हमारा पार्लियामेंट चल रहा था। पार्लियामेंट स्पेशल भूकंप के मामलों पर ही राहत वितरण और इसके निर्माण के संदर्भ में संसद की बैठक चल रही थी, और उसी बीच में ये भूकंप आने की वजह से संसद के सारे लोग बाहर आ गए और आज का पार्लियामेंट भी कल 1 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है। विमलेंद्र जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के हम सभी मंत्री लोग तुरंत हमारा यहाँ नेपाल में जो नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पर हम लोग जमा हुए, हमारी बैठक हुई और जायजा लिया, इंफॉर्मेशन लिया, और फिर हम सरकार का जितना भी आर्मी, नेपाल का पुलिस, आर्म फोर्स और जितना भी मैकेनिज्म है, सबको हम लोगों ने पहले फिर से उद्धार और राहत के लिए, रेस्क्यू के लिए भेजा है, लगा दिया है। और ये बड़ा एक पैनिक तो हो ही गया है, क्योंकि लोग समझ रहे थे। पता चला आपके भारत में भी दिल्ली से लोग फोन कर रहे थे, हमारे रिश्तेदार लोग। बिहार में ऊपरी साइड से मेरे रिश्तेदार है, वहाँ से भी लोगों को फोन आ रहा था कि जी विमलेंद्र जी, मेरे सहयोगी मनोज अभी हाल ही में नेपाल से लौटे हैं, वहाँ सारा तबाही का मंजर देखकर आए हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए। विमलेंद्र जी, ये जो पूरा आज का जो भूकंप आया है बिल्कुल इंटीरियर इलाके में आया है, चाइना बॉर्डर के पास में आया हुआ है, और ये पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है। अभी जो शुरुआती आंकड़े आपकी तरफ से आ रहे हैं 38 के, और सरकार की तरफ से हमें जो आंकड़े होम मिनिस्ट्री की तरफ से मिले हैं वो करीब 42 के हैं, और बताया जा रहा है करीब 1200 लोग इसमें अब तक घायल हुए हैं। आपको लगता है, क्या लगता है, कब तक ये स्थिति का जो अभी जो सिचुएशन जो है उसकी गंभीरता का अंदाजा लगने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक सारे आंकड़े ठीक से आ नहीं पा रहे होंगे? हाँ, अभी तक सारे आंकड़े नहीं आ पाए हैं, और हम लोग हमारे सरकारी मिशनरी जितना है उसको हम सब एक्टिव किया है और निर्देशन दिया है। वो लोग उद्धार में भी लगे हुए हैं, खास करके पहाड़ियों इलाके में, जहाँ कई जगह पर जो रास्ता जाम हो गया है, लैंडस्लाइड। पहाड़ी इलाकों में जो ये भूस्खलन, ड्राई भूस्खलन भी जगह जगह पहाड़ गिर रहा है, धुआं पर आ रहा है, तो लोग वहाँ थल मार्ग से पहुंचने में दिक्कत हो रही है। विमलेंद्र जी, जो नामचे बाजार जो इलाका है, विमलेंद्र जी, जो नामचे बाजार इलाका है जो एपी सेंटर कहा जाता है, वो काफी दूर है, और वहां तक पहुंचने, क्या कोई सरकारी मशीनरी वहां तक पहुंच पाई है, कोई राहत? हाँ, हमारे हेलीकॉप्टर जो हमारे नेपाली सेना के कमांड में जो हेलीकॉप्टर, सारे जितने हेलीकॉप्टर हैं सभी हमने, सरकार की ओर से हमारी मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने केंद्रित कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा। एक आखिरी सवाल विमलेंद्र जी, 2 चीजें हैं। एक तो तेंजिंग हिलारी एयरपोर्ट जो है वो काफी सबसे नजदीक है इस इलाके के, तो वहां की स्थिति क्या है, और नेपाल सरकार क्या इस वक्त भारत या अन्य देशों से किसी तरह की सहायता मांगेगी? नहीं, सहायता तो भारत सरकार या सारे विश्व से सहायता हम लोग ले रहे हैं, और ये रेस्क्यू के काम में जहाँ भी जरूरत है उसकी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अभी तक सारे संसार से लगभग 34 मुल्कों से मिलता रहा है, भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत के अभी भी भारतीय रेस्क्यू टीम के, उद्धार टीम के हेलीकॉप्टर और सेना अभी भी बाकी है, चाइना के भी हैं और दूसरे मुल्क भी हैं। तो नेपाली सेना के कोऑर्डिनेशन में वो सारा रेस्क्यू के काम है। आज का फिर अभी तक तो अब रेस्क्यू का काम, पहले जो 25 अप्रैल को जो भूकंप आया था उसका रेस्क्यू का फेज खत्म हो गया था। ठीक है, नया झटका के कारण से फिर से हमको रेस्क्यू में लगा दिया गया है। ठीक है बिल्कुल जी, हम आपसे आगे की जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं मेरी सहयोगी ऋचा के पास। ऋचा, आगे की बात बताइए। जी शुक्रिया मनोज, शुक्रिया विमलेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए लगातार हम आपके पास वापस आएंगे। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं नेपाल में महज 17 दिन में आए दूसरे भूकंप से मची तबाही की। नेपाल में महज 17 दिन में आए दूसरे भूकंप की वजह से ऐतिहासिक भक्तपुर शहर में चंगू नारायण मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा है। 25 अप्रैल को आए भूकंप में भी ये मंदिर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज आए भूकंप से मंदिर पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंच गया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इसी चंगू नारायण मंदिर की हैं। ये तस्वीरें पिछले भूकंप से हुए नुकसान का आकलन कर रही स्काई कैच की टीम ने बनाया है। आपको बता दें कि चंगू नारायण मंदिर यूनेस्को की हेरिटेज साइट में से एक है और ये प्राचीन मंदिर भक्तपुर से 6 किलोमीटर और काठमांडू से 22 किलोमीटर दूर है। भूकंप के ताज़ा झटकों से मंदिर को पहुंचे नुकसान के बाद इसके पुनर्निर्माण की उम्मीदें भी धुंधली पड़ती जा रही हैं।
और नेपाल में आए भूकंप ने न सिर्फ आम लोगों को डरा दिया है, बल्कि खास लोग भी कुदरत के कहर से नहीं बच पाए हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर नेपाल की संसद की है, जबकि दूसरी तस्वीर काठमांडू एयरपोर्ट की है। जब नेपाल में भूकंप आया तब नेपाल का संसद सत्र चल रहा था, लेकिन धरती कांपने लगी और संसद में मौजूद सदस्यों के चेहरे पर भी डर साफ देखा जा सकता था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, भाषण रुक गया और घबरा कर लोग बाहर भागे। थोड़ी देर में ही वहां भगदड़ मच गई। काठमांडू एयरपोर्ट पर भी विमानों की आवाजाही रोक दी गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। नेपाल में 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद काठमांडू एयरपोर्ट ही वो नोडल इलाका था जहां पर विमानों से इंटरनेशनल मदद पहुंचाई जा रही थी। चलिए, तो आज स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए देश दिन भर।